ओके, तो देखिए प्रीवियसली जो चैप्टर था उसमें हमने स्टार्ट कर दिया हुआ था, इंस्ट्रूमेंट स्टार्ट कर दिया हुआ था मैंने। तो कल मैंने आपको बताया था किसके बारे में, मैं गैल्वेनोमीटर और गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कैसे कन्वर्ट करना ये बताया था। याद है कि नहीं यार, सभी लोगों को बताएं यस सर। गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कैसे कन्वर्ट करना है। तो मैंने क्या समझाया था कि यार गैल्वेनोमीटर की एक लिमिट है कि उसकी जो कॉइल है उसका एक रेजिस्टेंस है, मान लेते हैं इसे आरजी लिखते हैं, पर इसकी एक लिमिट है कि इसमें इससे ज्यादा करंट नहीं जा सकती, अदरवाइज कॉइल खराब हो जाएगी। तो हमने क्या किया था, ज्यादा करंट अगर हमें अमीटर बनाना है तो हमें ज्यादा करंट चाहिए। ज्यादा करंट के लिए हमने क्या किया था, इससे बाईपास कर दी थी करंट, और करंट ऑटोमेटिकली बाईपास हो जाती है अगर पैरेलल में एक स्मॉलर रेजिस्टेंस लग जाए। क्लियर है ना कॉन्सेप्ट? यस सर। ठीक है, तो अभी आज अपन आते हैं, आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, वोल्ट मीटर। तो क्लियर है यार कि वोल्ट मीटर मतलब उसमें क्या ज्यादा रीडिंग आनी चाहिए, क्या वो ज्यादा रीड कर पाए, पोटेंशियल। वोल्टेज पोटेंशियल ज्यादा रीड कर पाए। तो अगर मुझे पोटेंशियल रीडिंग की बात आ रही है तो अच्छी बात यह है कि पोटेंशियल निकालते हैं आई आर से। तो जरूरी नहीं है कि अब करंट हमें इंक्रीज करनी है, हम क्या बढ़ा सकते हैं, रेजिस्टेंस। 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 तो हम क्या करते हैं कि जो गैल्वेनोमीटर की कॉइल थी अपनी, ये वाली ये कॉइल, इसके सीरीज में क्या लगा देते हैं, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस। करंट फिक्स है, करंट आईजी से ज्यादा नहीं करनी है अब। तो करंट फिक्स है कि आईजी ही रहेगी, करंट को इंक्रीज नहीं कर सकते, तो ये लिमिटेड है, करंट को इंक्रीज नहीं कर सकते हैं। तो हम आरजी को इंक्रीज करना है अगर, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, साथ में एक सीरीज में रेजिस्टर ऐड कर देते हैं, तो नेट पोटेंशियल क्या हो जाता है, काफी ज्यादा हो जाता है। तो इसका मतलब रेंज ऑफ पोटेंशियल क्या आ जाएगी अब, आई जी इंटू दोनों का आर। क्लियर है ना? तो ये तो सबसे सिंपल हुआ। यस सर। ठीक है, तो डेफिनेटली इस पे बात आएगी कि इसकी सेंसिटिविटी कैसे लिखते हैं। तो याद है करंट सेंसिटिविटी कैसे लिखते थे, एसआई थीटा होता बाय क्या, आई। थीटा बाय आई, करंट कितनी है। तो यहाँ पर थीटा के रेस्पेक्ट में आप क्या देखेंगे, वोल्टेज। वोल्टेज। क्लियर? तो करंट सेंसिटिविटी पता है, वोल्टेज सेंसिटिविटी पता है। सोचो अगर हम इन दोनों का रेशियो देखें, करंट सेंसिटिविटी ओवर वोल्टेज सेंसिटिविटी, तो इनका रेशियो क्या आएगा, V by I। बाय मतलब आर। तो इसका मतलब ये हुआ, ये जो रेशियो है ये काफी काम में आ जाता है क्वेश्चंस में। छोटा सा क्वेश्चन आएगा और आपको समझ भी नहीं आएगा कि क्या चल रहा है, क्या यूज करना है। तो पॉइंट ये दे देगा बहुत ही सिंपल सा कि गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस इतना है, उसकी करंट सेंसिटिविटी ये है, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होगी। तो सबका दिमाग जाता है V इज इक्वल टू आई आर में, कि रेजिस्टेंस दिया है और करंट सेंसिटिविटी दिया है, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या हो जाएगी, आई आर। जबकि ऐसा होगा क्या, नहीं नहीं। सर। सेंसिटिविटी में ये जो एलिमेंट है ये इनवर्स में रिलेटेड है, तो इसका मतलब सेंसिटिविटी आई और आर उल्टा रिलेटेड है। तो याद रहेगा ये चीज कि सेंसिटिविटी में V बाई आई नहीं होता आर। क्लियर? क्या होता है, आई बाई। आई बाय। तो इस चीज पे मैं सिखाते समय भी स्ट्रेस दे रहा हूँ और आपको एग्जाम्पल में भी ध्यान देनी है इन चीजों का। नंबर 2, आइडियल और नॉन आइडियल की बातें कर लेते हैं रेजिस्टर की, इसकी वोल्ट मीटर की। तो आइडियल वोल्ट मीटर क्या होगा, सोचो आइडियल वोल्ट मीटर किस तरीके से रहेगा। तो वोल्ट मीटर को हम कैसे कनेक्ट करते हैं सर्किट में, पैरेलल में। कैसे, पैरेलल। पैरेलल में। तो तभी ये इन दोनों पॉइंट का जो वोल्टेज होगा वो किसके बराबर होगा, इन दोनों पॉइंट के अबाउट होगा। पैरेलल में रखते हैं इसे। दिक्कत है कि जब भी आप इसे सर्किट में पैरेलल में रखोगे, मान लो यहाँ से करंट आ रही है, तो कुछ करंट इसमें भी तो स्प्लिट होगी ना। तो क्या इन दोनों पॉइंट के अबाउट जो पोटेंशियल है, क्या वो रियल पोटेंशियल है अभी, नहीं, क्योंकि यहाँ की कुछ करंट स्प्लिट हो गई ना। समझ आया कि नहीं बताए? सर तो फिर से। हाँ, देखें क्या हुआ। एक वोल्ट मीटर है और एक सर्किट ले लेता हूँ, देखो ये सर्किट है, यहाँ पर मैंने कनेक्ट किया क्या, वोल्ट मीटर। अब यहाँ से सर्किट से करंट आई, तो क्या वो करंट सिर्फ पूरी रजिस्टर में जाएगी क्या, नहीं सर। थोड़ी अमाउंट जाएगी ना वोल्ट मीटर में। तो इसका मतलब ये जो इन पॉइंट के अबाउट पोटेंशियल है वो तो गलत आ जाएगा ना आपका, क्योंकि आपका आई बदल गया।
यस सर। तो इसका मतलब अगर मुझे आइडियल बनाना है तो इधर करंट जानी चाहिए क्या? नो सर। नहीं। तो इसका मतलब इसका रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट, या फिर बोल सकते हैं बहुत ज्यादा। तो बेसिकली अमीटर का रेजिस्टेंस बहुत ही कम होता है, आइडियल का तो 0 होता है। और वोल्ट मीटर में रेजिस्टेंस क्या होता है आइडियल का? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। क्लियरिटी है कि नहीं सबको? यस सर। ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि अगर आपको ऐसी जरूरत पड़े तो आप क्या करो, वोल्ट मीटर को इनफाइनाइट रेजिस्टर लेके सॉल्व कर दो, मतलब वहां पर करंट जाएगी नहीं, वो आइडियल है। नॉन आइडियल में आपको वैल्यू देगा रेजिस्टर की, रख दो। और एरर कैसे निकाल सकते हैं? आइडियल माइनस रियल बाई आइडियल। क्लियर है ना ये पॉइंट भी? यस सर। तो डेफिनेटली वोल्ट मीटर में ज्यादा कुछ खास है नहीं। देखें ये क्वेश्चन बताएं, ट्राई करें। बताएं एकदम सिंपल है या नहीं? क्या होता है नेट वोल्टेज? आई इंटू कॉइल वाला आर प्लस आई इंटू जो सीरीज में लगा है। ओके ना? हाँ सर। तो क्या हुआ, 100 मिली एम्पियर मतलब 0.1 इंटू 50 मतलब कितना आया 5, प्लस 0.1 इंटू 1000 मतलब कितना आया 100। तो कितना हुआ टोटल? 105 वोल्ट। बताओ यार, क्लियर है कि नहीं यार ये? हाँ सर। ठीक है। अभी क्या होता है, एक मिनी मल्टीमीटर होता है। मिनी मल्टीमीटर मतलब क्या, कि उसमें वोल्ट मीटर भी काम में आ सकता है और अमीटर भी काम में आ सकता है। वो होता है एक्चुअल गैल्वेनोमीटर। वो जो मैंने पहले समझाया है वो सिर्फ क्या है, स्ट्रेट गैल्वेनोमीटर है, कुछ भी उसमें अब मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं। फिर हमने उससे अमीटर बनाना सीखा और वोल्ट मीटर बनाना सीखा। अब जो एक्चुअल गैल्वेनोमीटर बनता है ना, उसमें ये दोनों एलिमेंट ऐड किए जाते हैं। मतलब एक्चुअल गैल्वेनोमीटर को आप करंट के लिए भी यूज कर सकते हो और वोल्टेज के लिए। क्लियर है ना? हाँ सर। तो क्या करना पड़ेगा यार सर्किट में, अब दोनों करना पड़ेगा ना चीजें। क्या कि ये मान लेते हैं कॉइल था, एक एक्स्ट्रा लगाया तो ये बन गया वोल्ट मीटर, और शंट लगाया तो क्या बन जाएगा अमीटर। अमीटर। अब बताओ, क्या शंट मुझे सिर्फ ऐसे लगाना चाहिए? नहीं। अगर ऐसे लगा दिया तब क्या प्रॉब्लम आ जाएगी? तो प्रॉब्लम ये आ जाएगी कि ये करंट बहुत लार्ज हो जाएगी इसके अबाउट। तो वोल्टेज क्या हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा हो जाएगा। और अगर वोल्टेज बहुत ज्यादा हो जाएगा तो सेंसिटिविटी उसकी बहुत ही कम। कम हो जाएगी। तो हमें सेंसिटिव भी बनाना है, तो इसलिए याद रखना कि शंट को खाली इसके अबाउट नहीं करते, पूरे के अबाउट कर देते हैं। ठीक है? यस सर। ठीक है। तो ये क्वेश्चन ट्राई करें, देखें इसमें दोनों चीजों को यूज किया गया है। ट्राई करें सभी लोग यार इसे। 10 एम्पियर का वो अमीटर भी है और 500 वोल्ट का वोल्ट मीटर भी है। ठीक है? और हमें सिर्फ गिवन है कि हमारे पास जो कॉइल है वो कितनी है, कॉइल का रेजिस्टर 50 ओम, और कॉइल में करंट कितनी पॉसिबल है 100 मिलियन। 100 मिलियन पर, मतलब 0.1 एम्पियर में लिख देता हूँ। अब बताओ, पहले वोल्टमीटर बनाना होगा या पहले अमीटर? पहले वोल्टमीटर या पहले अमीटर, बताओ। अमीटर। नहीं यार, अगर पहले अमीटर बनाए तो रेजिस्टर बाहर नहीं चला जाएगा। पहले क्या बनाना कंपलसरी है, वोल्ट मीटर। फिर उनके रिजल्टेंट का शंट देखेंगे ना। नहीं समझा क्या? नहीं सर।
अगर आप पहले कनेक्ट कर देते तो शंट की वैल्यू आप किसके रेस्पेक्ट में निकालते? सिर्फ इसके रेस्पेक्ट में निकालते ना, जबकि अभी हमें शंट की वैल्यू किसके रेस्पेक्ट में चाहिए? इस पूरे के रेस्पेक्ट में चाहिए होगी ना। यस सर। समझा अभी प्रॉब्लम? हाँ सर। क्योंकि शंट की जो कंपैरिजन है वो पूरे वोल्टमीटर के साथ होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप देखना कि जो मल्टीमीटर बनाना है वो इजी पड़ जाएगा, क्योंकि पहले मुझे 50 से कम चाहिए था रेजिस्टर, और कम रेजिस्टर बेटा जल्दी नहीं मिलते, बहुत ही मतलब टफ रहता है ज्यादा छोटे रेजिस्टर देखना। लेकिन मैंने सीरीज में इतना बड़ा कर दिया कि अब मैं थोड़ा भी करूंगा तो वो कम दिखने लगेगा। ठीक है, यस सर। चले तो पहले 500 वोल्ट चाहिए, तो वोल्टेज हुआ 500, करंट कितनी है? 0.1 1। एम्पियर। तो फिर हमारा कॉइल का रेजिस्टेंस प्लस एक रेजिस्टर कितना हुआ टोटल? अगर मैं इसे देखूं तो 5000। तो कितना रेजिस्टर लगाना पड़ेगा आपको? 4900। 4950। यार समझा कि नहीं आपको? यस सर। अच्छा, कुछ लोगों को ये वैल्यू देखकर ऑड लग रही होगी, बट नहीं बेटा, एग्जाम में भी ऐसी ही वैल्यूज आती हैं। ठीक है ना? ऐसा मत सोचने लगना कि सर बहुत ऑड वैल्यू लग रही है 4950, नहीं, आती है एग्जाम में ऐसे। क्लियर? अब आप लोग बताओ कि इसे 10 एम्पियर का अमीटर लगाने के लिए क्या शंट लगाना पड़ेगा? चलो ट्राई करो जल्दी से सभी लोग। अब मैं यहाँ पर कितनी एम्पियर करंट डाल रहा हूँ? 10 एम्पियर। तो नीचे वाली वायर में कितनी जानी चाहिए? अरे कोई बता दो भाई। 9. 9.9 एम्पियर जानी चाहिए करंट। अब आप समझ गए फिर कि दोनों का वोल्टेज क्या रखना है हमें? सेम। सेम। Same. तो इसका मतलब ये है कि ऊपर अगर 500 वोल्ट है तो नीचे भी 500 वोल्ट ही होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? आई इज 9.9 इंटू आर, यानी शंट रेजिस्टेंस। समझा कि नहीं बताइए यहाँ तक पूरा? हाँ सर। तो ये याद रहेगा, मल्टीमीटर में पहले वोल्टमीटर बना लो, फिर अपना अमीटर के लिए बाईपास करा दो। ओके, तो Yes, sir. ठीक है, सर ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं सर। चलेगा। इस पे देखो, यहाँ पर मैंने पॉइंट बनाया कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि आप शंट ऐसे लगा दो और बाद में रेजिस्टर लगा दो। नहीं, ये फाइनल क्राइटेरिया रहेगा। ठीक है, तो मुझे लगता है सारी चीजें क्लियर हो गई यहाँ पर। हाँ एक और सर। क्वेश्चन ट्राई करें इस पे। यस सर। ठीक है, चले तो हमें बनाना है, हमें गिवन है, लेट्स से गिवन कर देता हूं मैं, फाइंड रेंज ऑफ voltmeter when 20 ohm shunt is used for a range of 20 एम्पियर, या लेट्स से 10 एम्पियर ही कर लेते हैं। 10 एम्पियर करंट, नीचे गैल्वेनोमीटर की जो कॉइल है उसका है 0.5 एम्पियर, एंड रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर है 100 ओम। चलो ट्राई करें। सर्किट कंपलसरी है, अगर आपने सर्किट ही नहीं बनाया ना तो आपको चमकेगा ही नहीं कि क्या सॉल्व करना है, क्या करना है।
आयुष हाँ सर। चलो अच्छा बताओ, ये मेन कॉइल में कितनी करंट जा रही है? 0.5। 0.5। और बाईपास में कितनी जा रही है शंट में? 9.5। 19.9 9.5। अब देखो कि मुझे पता है ना, क्या ये आर निकालने की जरूरत है क्या? नहीं, नहीं। जो इस ब्रांच का वोल्टेज है वही तो पूरे वोल्टमीटर का ही है ना। यस सर। तो इसका मतलब वोल्टमीटर की रेंज डायरेक्ट ही आ गई। 9.5 इंटू 20। 20 कितना हुआ ये? 190। 190 वोल्ट्स। समझा? अब अगर वो पूछना चाह रहा है कि आर भी बताओ, तो ये आर भी निकाल सकते हैं ना। यस सर। 190 वोल्ट रीड कर रहा है टोटल, और इज इक्वल टू आई कितनी जा रही है उस ब्रांच में? 0.5। 0.5 हो जाएगा 100 प्लस आर। 0.5 मतलब 1/2, तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 380 इज इक्वल टू 100 प्लस आर। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई? 280 ओम। 280 ओम। बताइए समझ आया कि नहीं यार सभी को सारी चीजें? यस सर। यस सर। ठीक, चलो सही है। तो मुझे लगता है वोल्टमीटर भी क्लियर है, मल्टीमीटर भी क्लियर है। क्लियर है कि नहीं यार सभी को? ठीक है। अपना नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट आता है क्या? मीटर ब्रिज। तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट किस में है आपके? बोर्ड्स में भी है। तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट में मैं जो लाइन बताता हूँ, प्रिंसिपल बताता हूँ, वो सब आपको लिखने की प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। क्लियर है ना सभी लोग? यस सर। एक्चुअली आपके बोर्ड्स में कुछ है ही नहीं है। आपके बोर्ड्स में सिर्फ दो ही चीजें हैं। क्या है? किरचॉफ्स लॉ है और इंस्ट्रूमेंट्स हैं। बस दो ही चीजें हैं। समझा कि नहीं? बोर्ड्स में सिर्फ कितना है? किरचॉफ्स लॉ एंड Instrument. ठीक है। इंस्ट्रूमेंट्स में उसमें शायद मैग्नेटिक नेचर वाली चीजें भी डाल दी हैं, जो कि हम मैग्नेटिज्म में पढ़ते हैं। तो टेंशन नहीं लेना, वो सेक्शन में मैग्नेटिज्म में करा दूंगा। अब आते हैं अपन इंस्ट्रूमेंट्स में आते हैं। तो मीटर ब्रिज स्टेप वाइज याद रखना कि मीटर ब्रिज का काम क्या है। तो नंबर 1, पहले ये किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है? किस पे प्रिंसिपल पे बेस्ड है? Wheatstone. व्हीटस्टोन ब्रिज पर। और इसका काम क्या है? अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करना। क्या काम है इसका? Unknown अननोन resistance. रेजिस्टेंस। तो पहला था वोल्ट मीटर, क्या काम था? वोल्टेज निकालना। फिर था मीटर, क्या काम था? करंट निकालना। Current. और मीटर ब्रिज का काम क्या है? रेजिस्टेंस। Unknown रेजिस्टेंस resistance. निकालना। लेकिन एक इसका कंस्ट्रेंट है, विद अ नोन रेजिस्टेंस। अगर एक नोन रेजिस्टेंस नहीं है तो फिर नहीं कर सकते कुछ भी। एक नोन से दूसरे अननोन को निकालते हैं। ठीक है। अब इस सेटअप को समझने का ट्राई करते हैं कि कैसा होता है ये सेटअप। तो मीटर ब्रिज आपको कॉलेज में भी देखने को मिलेगा। कॉलेज में भी एक्सपेरिमेंट होता है क्लास 12th में। एक ऐसे 1.4 मीटर की टेबल होती है। कितनी? 1.4। उसमें नीचे स्केल लगी होती है 1 मीटर की। स्केल दिखी? हाँ सर। अच्छा, बहुत ही छोटी होती है ये, विड्थ ज्यादा इसमें होती नहीं है टेबल की। यहाँ पर ये मेटल के बॉक्सेस होते हैं जिनमें स्क्रू होते हैं। तो क्या होता है, ये जो 1 मीटर स्केल होती है ना, इसमें एक वायर यहाँ पर स्क्रू करते हैं। तो ये इसका मतलब हो गई वाटर वायर कितनी? 1 मीटर की। समझा कि नहीं मीटर ब्रिज क्यों है नेम? हाँ सर। क्योंकि 1 मीटर की वायर यूज करते हैं। अब करते क्या है, पहले सेक्शन में एक अननोन रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं। ये मेटल है तो समझ गए ना, इन्हें कनेक्ट कर सकते हैं आप, क्योंकि करंट तो इनसे प्रॉपर पास होगी। तो यहाँ पर क्या कनेक्ट करते हैं? एक रेजिस्टेंस। हाँ। और यहाँ पर एक क्या कनेक्ट करते हैं? अननोन। इतना समझ आया? यस सर। Yes, sir. यहाँ पर एक स्क्रू से, किसी भी स्क्रू से, चाहे इससे ले लो या इससे, क्योंकि ये तो मेटल है ना, सेम बात है। एक हम कनेक्ट करते हैं गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर का अलग से बॉक्स आता है, आप ऐसे वायर के थ्रू उसे कनेक्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर एक रहता है स्लाइडर, जिसे बोलते हैं जॉकी। वो एक हुक होता है, उस हुक को इसमें ऐसे हैंग कर देते हैं। तो कनेक्शन समझ आया? इन दोनों के बीच में क्या कनेक्ट कर रहे हैं हम? Galvanum. गैल्वेनोमीटर। तो देखो ना, व्हीटस्टोन बन गया ना। बट व्हीटस्टोन के लिए पहले बैटरी तो होनी चाहिए। तो यहाँ पर कनेक्ट करते हैं क्या? एक बैटरी।
तो मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट जब आप क्लास 12th में, वैसे आप लोग तो स्कूल कॉलेज जाते ही नहीं है तो नहीं करेंगे, बट ये एक्सपेरिमेंट करना होता है। आपको एक गैल्वेनोमीटर दिया जाता है और एक आपको बैटरी दी जाती है, ठीक है। अब प्रिंसिपल देखिएगा कि कैसे व्हीटस्टोन पे काम करता है। तो हम क्या करते हैं, इस जॉकी को ये बैटरी से कनेक्ट कर दिया हमने, स्लाइड कराते हैं। ये स्लाइड कराकर देखते हैं कि कब इस गैल्वेनोमीटर में करंट हो गई है क्या, 0 जीरो। अगर करंट 0 हो गई तो ये कैसा व्हीटस्टोन बन जाएगा, बैलेंस्ड बैलेंस्ड। तो उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, नल पॉइंट, जिसमें करंट क्या 0 हो जाए। तो क्वेश्चन में देता है या फिर पूछता है व्हाट विल बी द नल पॉइंट, तो नल पॉइंट समझे, जिस लेंथ पर करंट क्या हो जाए, 0. अगर करंट 0 हो गई तो वो कैसा हो गया, बैलेंस व्हीटस्टोन। मतलब इसका रेशियो बाई इसका और इसका रेशियो ये दोनों क्या करेंगे, Equal. इक्वल रहेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका मतलब हुआ इसका रेजिस्टेंस R अपॉन इसका रेजिस्टेंस R1 विल बी इक्वल टू S अपॉन R2। ये समझा यहाँ पर रेशियो। Yes, sir. अभी दिक्कत ये है कि इसे मैं ऐसे भी तो एडजस्ट कर सकता हूँ ना, S बाई R किया और R2 बाई R1। अब अच्छी बात ये हुई कि एक वायर का रेजिस्टेंस आप लिखोगे R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, लेकिन रो और ए तो दोनों में सेम है ना। हाँ सर, इसका मतलब R का रेशियो डायरेक्टली किससे कंपेयर कर सकते हैं, Length. इसलिए उसमें वहां पर स्केल बनी होती है कि आप देखो कि सपोज आपका 30 सेंटीमीटर पर बैलेंस हो रहा है, इसका मतलब आपका रेशियो आएगा 30 बाई ये रेशियो कितना हुआ 70। समझा कि नहीं। यस सर, तो इसका मतलब मैंने बताया कि रेजिस्टेंस जो है लेंथ पे डिपेंड करता है। तो R इज इक्वल टू रो एल बाई ए से बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है तो ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा। इसका मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने में टेंशन नहीं बची। अब मैं R अपॉन R लिखने की जगह क्या लिखूंगा, L। L क्या है, बैलेंस नल पॉइंट, और इधर पर क्या होगा 100 माइनस L। कोई क्लियर, दोनों के यूनिट सेंटीमीटर में इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बताओ ना यार कितना सिंपल हुआ, मीटर ब्रिज में कुछ ज्यादा टफ है क्या। नहीं सर, No, sir. अच्छा, नॉन रेजिस्टेंस क्या यूज करते हैं, नॉन रेजिस्टेंस के लिए हम क्या वहां पर यूज करते हैं, रेजिस्टेंस बॉक्स। यहाँ पर जो हम यूज करते हैं एक्चुअल एक्सपेरिमेंट में, तो यहाँ पे क्या लगाते हैं, एक रेजिस्टेंस बॉक्स। उसके दोनों पॉइंट से आप क्या करो, एक ये होता है कॉमन, तो एक पॉइंट कनेक्ट कर दो कॉमन से। अब दूसरा पॉइंट प्लग होता है, आप 50 में कनेक्ट करो तो आपको कितना ओम मिलेगा, 50, 100, 200, 5 ऐसे रहते हैं सारे फिक्स्ड रेजिस्टेंस। समझा ना रेजिस्टेंस बॉक्स। हाँ सर, Yes. इसको कंफ्यूज मत होना रियोस्टेट से, रियोस्टेट यूज नहीं करते हैं क्योंकि रियोस्टेट में आप कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। रियोस्टेट भी रेजिस्टेंस के लिए यूज होता है बट ये क्या है, एक Variable. वेरिएबल रेजिस्टेंस है। अगर इसकी रेटिंग 0 to 1 किलो ओम है तो आप कुछ भी लेके आ सकते हो, आप 10, 20, 30 कुछ भी ला सकते हो, जबकि रेजिस्टेंस बॉक्स में सिर्फ फिक्स्ड होंगे। समझा ना। यस सर, Yes, sir. एक्सपेरिमेंट में वहां पर रियोस्टेट नहीं यूज करते हैं, रेजिस्टेंस बॉक्स यूज करते हैं। ये आपको याद रहना चाहिए, पता रहना चाहिए। ओके। यस सर, तो मुझे लगता है मीटर ब्रिज में कुछ नहीं बचा, मीटर ब्रिज ओके ना। यस सर, Yes, sir. ठीक है, अब इसमें थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि क्या ड्रॉबैक है, क्या अच्छी चीजें हैं, क्या खराब चीजें हैं। तो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है अगर ये वायर यूनिफॉर्म नहीं है तो गड़बड़ हो जाएगी ना। पता चला यहाँ तक कुछ अलग एरिया है और यहाँ पर थोड़ा सा एरिया चेंज है तो कैलकुलेशन अलग हो जाएगी ना। हाँ सर, तो एरर की प्रॉब्लम क्या है कि ये वायर का क्या सेम नहीं है, एरिया, एरिया क्रॉस सेक्शन सेम नहीं है, तो फिर गड़बड़ आ जाएगी रीडिंग। दूसरा, कई बार क्या होता है कि ये स्क्रू के वजह से ये वायर थोड़ी सी लूज हो जाती है, तो ये स्केल तो 1 मीटर ही है बट वायर तो थोड़ी लूज होके बड़ी हो गई ना। हाँ सर, तो अगर ये वायर टाइट नहीं है तो इसको बोलते हैं क्या, एंड करेक्शन। क्या बोलते हैं, एंड करेक्शन, एंड करेक्शन। कि यार एंड में थोड़ा सा 1-2 सेंटीमीटर लूज हो गया है वायर, तो वो फिर हमें एडजस्ट करना पड़ेगा ना। तो क्वेश्चन में आपको देता है कि सपोज x सेंटीमीटर
एंड करेक्शन है लेफ्ट साइड में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लेफ्ट में जो आप स्केल से देख रहे हो 40 है, बट वायर यहाँ पे लूज हो गई है थोड़ी, तो एक्चुअल रीडिंग कितनी है? 41। 41। तो बात आई कि इसके बाद वाली का क्या होगा? बाद वाली लेंथ तो पूरी यूज करेंगे ना, क्योंकि वो वन तो हमने यहाँ पे यूज कर लिया है ना। समझा कि नहीं? नहीं सर। देखे कि एंड करेक्शन हुआ, ठीक है, एक वायर में एंड करेक्शन हुआ, अगर मैंने उसको इस पार्ट में ऐड कर दिया तो इधर पे थोड़े ना फिर उसे ऐड करोगे। मैंने कहा वायर 1 सेंटीमीटर इलांगेट हो गई है, किस तरफ से? लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड पे। तो अगर लेफ्ट साइड पे 1 सेंटीमीटर इलांगेट हुई है तो मैंने उसे लेफ्ट में ऐड कर दिया, तो राइट में ऐड करने की जरूरत है क्या? नहीं सर। तो राइट में क्या 100 माइनस 41 करोगे क्या? नहीं। 100 माइनस 40 ही करेंगे अगर ये 40 है तो। वो इधर पर बस एक एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है। तो अगर राइट साइड पे होगा तो फिर इसे 40 लिखेंगे और राइट पे क्या लिखेंगे? 61। क्लियर ये चीज एंड करेक्शन? यस सर। तो क्वेश्चन में देता है कि लेफ्ट में है राइट में एंड करेक्शन। अब कुछ लोग बोल रहे होंगे कि सर दिया नहीं है कि लेफ्ट में है राइट में, तब नहीं भाई, ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछेगा यार जिसमें क्लैरिटी नहीं है। तो बता यार, मीटर बॉक्स समझ में आया कि नहीं? मीटर ब्रिज। हाँ सर। Yes. अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बना देगा यार, बोल देगा कि इन दोनों को स्विच कर दिया तो क्या होगा। तो बेटा यार इसका मतलब इनकी लेंथ भी तो स्विच हो जाएगी ना। मतलब मैंने एक यूज किया 40 और मैंने एक यूज किया 4 किलो ओम, और उसके साथ इधर आया आंसर 2.5 किलो ओम। तो इससे लेंथ का रेशियो निकल आएगा ना। एक रफ हाँ। आइडिया मैं मान लेता हूँ, एक मतलब नॉर्मल आइडिया कि लेट से इस तरफ 60 सेंटीमीटर है और इधर 20। 40 ऐसा आया। तो पॉइंट यहाँ पर ये है कि अगर मैं इन दोनों को स्विच कर दूं तो ये लेंथ भी स्विच हो जाएंगी ना, क्योंकि ये तो रिलेटिव है ना इन दोनों के। हाँ सर। तो इसका मतलब ये कि अगर मैं रेजिस्टर्स को स्विच कर दूं तो क्या स्विच हो जाएगी उनकी? नल पॉइंट की लेंथ। ओके यार, क्लियर है कि नहीं? सर मतलब से जब लेफ्ट साइड से 60 था, अब भी राइट साइड से 60 होता है। हाँ वही चीज है, वही चीज है कि अगर पहले इधर से 60 था तो अब इधर से 60 होगा, क्योंकि दोनों सिमिलर रेशियो वाली चीजें हैं। ओके। हाँ सर। अब पॉइंट आता है कि अच्छा एक्सपेरिमेंट करने के लिए इसे कहाँ अलग रखना चाहिए। तो इस जॉकी को एकदम बीच में सेटल होना चाहिए, तब एक्सपेरिमेंट सबसे बेस्ट माना जाता है। ओके। हाँ सर। तो जो मार्जिनल पॉसिबिलिटीज ऑफ एरर है वो कम रहेंगी अगर कहाँ पर रहेगा? रीडिंग बीच में ली जाती है। तो इस तरीके का रेजिस्टेंस चूज किया जाता है कि रीडिंग 33 से 66 के बीच में ही आए नल पॉइंट। ओके। हाँ सर। तो ये थॉट आ जाता है और आप सोचते हैं कि ये कैसे पॉइंट है। तो भाई ये याद रखना है कि 1/3 लेंथ जो बीच की है उस पर ही सबसे बेस्ट रीडिंग आएगी। तो कंपेयर करने को बोल देता है कि एक रेजिस्टर बॉक्स में इतना है, तो बताओ कौन सा रेजिस्टर पिक करना चाहिए हमें। तो कौन सा रेजिस्टर पिक करना चाहिए जिससे एक्स का आंसर किनके बीच में आए? 33 एंड 66। क्लियर ना? यस सर। ठीक है। तो मीटर ब्रिज में कुछ खास अभी है नहीं, अब ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, इसके पैरेलल में और कुछ लगा देगा। तो अब आप समझ गए ना? हाँ सर। ठीक है। तो शीट में काफी सारे क्वेश्चन है, डीसी में भी काफी सारे क्वेश्चन हैं, आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे इनका। नेक्स्ट है पोस्ट ऑफिस बॉक्स। ये बहुत पहले यूज किया जाता था, नेम सजेस्ट कर रहा है कि ये कहाँ यूज किया जाता था? पोस्ट ऑफिस में, ये चेक करने के लिए कि कहीं कोई वायर ब्रेक तो नहीं है। तो जैसे ही ब्रेक होगा वहां तक का सर्किट इनकम्प्लीट हो जाएगा उसके आगे का। तो जो रेजिस्टेंस की कैलकुलेशन हम करंट के थ्रू करते हैं तो वो सिर्फ वहीं तक की लेंथ बताएगा जहां तक सर्किट कंप्लीट। कंप्लीट है। तो क्या होते थे वो लोग सर्किट्स में चैनल लगाते हैं, मतलब ये वायर में
कनेक्शंस लगाते हैं ऐसे, तो वो यहाँ पर आकर चेक करते हैं कि कितनी लेंथ फील हो रही है। तो सपोज लेंथ कुछ फील हो रही है कि यहाँ पर ब्रेक है, तो करंट यहाँ पर जाकर ही कट जाएगी ना, आगे जाएगी क्या? नहीं सर। नहीं। तो वो किस रजिस्टर से उसे बैलेंस करते हैं, इससे वो कैलकुलेट करते थे कि अच्छा यहाँ से लगभग 100 मीटर दूर जाकर इन दोनों के बीच में कहीं पर प्रॉब्लम है। ओके, ठीक है। तो इसका हमारा काम भी नहीं है, पोस्ट ऑफिस बॉक्स का कुछ पॉइंट नहीं है, सिर्फ आपको ध्यान देना है कि ये बिल्कुल मीटर ब्रिज की तरह, और किस पर बेस्ड है, किस पर बेस्ड है, किस प्रिंसिपल पर, किस पर बेस्ड है भाई? बैलेंस व्हीटस्टोन पर। और क्या काम करता है ये पोस्ट ऑफिस बॉक्स? यूज क्या है इसका, क्या फाइंड करना है? रेजिस्टेंस। क्लियर? तो मुझे लगता है मीटर ब्रिज ओके है सभी को। तो 4 इंस्ट्रूमेंट है हमारे सिलेबस में, अमीटर, वोल्ट मीटर, मीटर ब्रिज और लास्ट पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर। नेम से सजेस्ट हो रहा है कि क्या मेजर करने वाले हैं हम? पोटेंशियल। पोटेंशियल। तो फिर वोल्ट मीटर का क्या काम हुआ? तो ये जो वोल्ट मीटर का है, ये बहुत ही वोल्ट मीटर का लैबोरेटरी वर्जन है। मतलब वोल्ट मीटर में एरर रहती है ना बहुत सारी, क्यों? क्योंकि इनफाइनाइट रेजिस्टेंस मिलेगा क्या कभी? नहीं। तो मतलब वोल्ट मीटर हमेशा गलत होता ही है। ओके ना? हाँ सर। तो पोटेंशियोमीटर ये है कि जिसमें एरर नहीं होती। तो पोटेंशियोमीटर वोल्ट मीटर का बहुत एडवांस वर्जन है, बट प्रॉब्लम ये है कि ये लैबोरेटरी वर्जन है, मतलब पोर्टेबल नहीं है। ऐसा उठा के ऐसे आप हर सर्किट में नहीं लगाते रह सकते हो। ओके, यस सर। सबके अपने प्रॉज एंड कॉन्स हैं। वोल्ट मीटर इजी टू यूज है, जबकि पोटेंशियोमीटर लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंट है, प्रॉब्लम रहेगा। तो समझे यार पोटेंशियोमीटर? समझेंगे? देखें क्या होता है। पोटेंशियोमीटर एक बड़ा सेटअप है। यहाँ पर आपको टेबल मिलती है जिसमें ऐसे 5 मीटर की वायर लगी होती है। मीटर ब्रिज में कितनी यूज होती है? 1 मीटर। 1 मीटर। यहाँ पे एक आपको टेबल मिलती है जिस पर 5 मीटर की वायर होती है। डन। नंबर 2, अब क्या करते हैं, अब आपको एक बैटरी मिलती है, एक रियोस्टेट मिलता है। क्या मिलता है? एक रियोस्टेट। रियोस्टेट किस काम में आता है? करंट चेंज करने के। मान लो नल पॉइंट नहीं मिल रहा है तो आपको वो सर्किट चेंज करना रहेगा। ओके, और इसे कनेक्ट करते हैं बी पॉइंट से। यहां तक समझा? इसे कनेक्ट करेंगे किससे? ए पॉइंट से। और इस बैटरी का कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस भी हो सकता है। तो ये बन गया क्या? पोटेंशियोमीटर। समझ आया कि नहीं? आपने क्या किया, एक टेबल थी और उसमें आपने बैटरी रख ली। यहां तक समझ आया कि नहीं? हाँ सर। तो इसका मतलब ये है कि पोटेंशियोमीटर के लिए पहले तो ये टेबल चाहिए, प्लस एक क्या चाहिए आपको? बैटरी चाहिए ना, नॉन बैटरी। हाँ सर। समझा ना? एक नॉन बैटरी चाहिए, तो ये इसलिए सेटअप ये बड़ा हो जाता है। तो इसका मतलब इस वायर में करंट जाने लगेगी ना अब, तो कितनी करंट हो जाएगी बताएं? करंट होगी I बाई E बाई पहले इंटरनल रेजिस्टेंस, फिर रियोस्टेट, प्लस और कोई रेजिस्टेंस भी होगा क्या यहाँ पर? वायर। वायर। एग्जैक्टली, क्या आएगा? वायर। तो पहली लाइन बताओ, क्या पोटेंशियोमीटर में आपको प्राइमरी सर्किट की करंट निकालना आया या नहीं? हाँ सर। यार सबको क्लियर हुआ? यस सर। नंबर 2, अगर सर्किट की करंट आ गई तो आप वायर के क्रॉस का क्या निकाल सकते हैं? पोटेंशियल। तो ये हो गया वायर के क्रॉस का पोटेंशियल, I इंटू आर। वायर। कोई डाउट क्या इसमें किसी को? नहीं सर। नहीं। अब सोचो आ गया, तो अब मैं इसे यूज करने वाला हूं जैसा मैंने यूज किया था किसे, मीटर ब्रिज को। तो यहाँ पर एक लगा देते हैं जॉकी, उससे हम निकालने वाले हैं क्या? बैलेंस लेंथ। तो जब आप बैलेंस लेंथ निकालेंगे तो बेसिकली आप समझो कि अगर बैलेंस लेंथ आ गई इतनी, तो मतलब उतनी लेंथ का ही पोटेंशियल आपको यूज करना पड़ा ना।
तो यहाँ पर हम एक नई चीज निकालते हैं, क्या पोटेंशियल। बताएं क्या मतलब हो सकता है इसका पोटेंशियल? ग्रेडियंट। ग्रेडियंट। मतलब वायर का पोटेंशियल डिवाइडेड बाय क्या कर देते हैं? लेंथ। वायर की लेंथ। तो इसे मैंने एज्यूम किया क्या के। कोई डाउट कि नहीं यहाँ तक? ये हुआ प्राइमरी कैलकुलेशन, बिना एक्सपेरिमेंट किए आपको ये कैलकुलेट करके रख लेना है। क्लियर है या नहीं यहाँ तक? हाँ सर। अब कैसे इसे यूज करते हैं? तो नंबर 1, लेट से मैं एक रेजिस्टर है और मुझे क्या निकालना है? इसका पोटेंशियल। क्या निकालना है? पोटेंशियल। तो क्या करते हैं, यहां से एक वायर लेते हैं पॉइंट से और यहां कनेक्ट कर देते हैं, समझा? और यहां से एक वायर लेते हैं जॉकी के थ्रू, जिसमें क्या कनेक्ट करते हैं? एक गैल्वेनोमीटर। तो ये पूरा सर्किट हो जाता है पोटेंशियोमीटर का। अब सोचो करेंगे क्या? अब अगर आपने इसे कनेक्ट कर दिया तो इस बैटरी की करंट इसमें भी आ जाएगी ना? हाँ सर। क्या ये कैलकुलेशन सही हुई फिर? नहीं। नहीं, क्योंकि पूरी करंट मिल जाएगी क्या वायर को अब? नो सर। नहीं। तो हम करते क्या है, हम इस जॉकी को स्लाइड कराते हैं। हम इस तरीके से स्लाइड कराते हैं कि हमें पता है अगर इस वायर का पोटेंशियल इसके पोटेंशियल को मैच कर गया तो क्या यहाँ करंट आएगी? नहीं। तो हम मूव कराकर गैल्वेनोमीटर में रीडिंग क्या चेक करते हैं कि कब करंट क्या हो गई गैल्वेनोमीटर में? 0। तो इसका मतलब अब इस सर्किट में करंट आना बंद। और अगर इस सर्किट में करंट आना बंद तो मैं क्या कह सकता हूं कि जो इसका वोल्टेज है वो वही वोल्टेज होगा जो इस वायर का होगा। और क्या अब करंट कहीं जा रही है क्या? नहीं सर। नहीं जा रही। इसका मतलब ये सारी कैलकुलेशन काम कर रही है। तो अगर आपको पता है कि पोटेंशियोमीटर का पोटेंशियल ग्रेडियंट कुछ के है, तो अगर मुझे ये वोल्टेज चाहिए और बैलेंस लेंथ आ गई है कितनी? x, तो क्या x इंटू के ही नहीं हो जाएगा हमारा वोल्टेज? समझा कि नहीं? मतलब सुनिएगा, सपोज पोटेंशियल ग्रेडियंट आया कितना? 10 वोल्ट पर मीटर और बैलेंस लेंथ आई आपकी कितनी? 1.2 मीटर। इसका मतलब कितना वोल्टेज है उस लेंथ में? 1.2 into 10 12। 12 वोल्ट्स। तो इसका मतलब वो रेजिस्टर का वोल्टेज कितना हो गया? 12 वोल्ट। अभी समझा कि नहीं पोटेंशियोमीटर कैसे यूज करते हैं? यस सर। अब नोटिस करना यार, एक काम की बात बता रहे हैं कि क्यों पोटेंशियोमीटर वोल्टमीटर से भी ज्यादा सही है। मैंने एक सर्किट बनाया और यहां पर वो पोटेंशियोमीटर के दोनों पॉइंट ऐड किए। तो क्या मैं बार बार प्राइमरी सर्किट बनाऊंगा क्या पोटेंशियोमीटर का? नहीं। अब आप समझ गए, ये दो एंड लेके आते हैं। तो यार इस बैटरी की करंट भी तो इसमें जा सकती है ना? बताएं। हाँ। डेफिनेटली जा सकती है, लेकिन हम क्वेश्चन में क्या सॉल्व करते हैं? करंट। नल पॉइंट। अगर जाएगी तो रिटर्न भी तो आनी पड़ेगी ना उसे कंपल्सरली। यस सर। तो इसका मतलब अगर आप गैल्वेनोमीटर में 0 करंट दे रहे हैं तो बेस्ट बात यह है कि ना तो इस बैटरी की करंट कहीं जा रही है और ना ही उसकी करंट कहीं जा रही है। प्राइमरी सर्किट की करंट अपना प्राइमरी में आ रही है, इन वायर में कोई भी करंट नहीं है। समझा कि नहीं? हाँ सर। तो इसका मतलब याद है कि जब अपन वोल्टमीटर लगाते थे, वोल्टमीटर में इनफाइनाइट रेजिस्टर तो नहीं ले आओगे, तो कोई ना कोई करंट तो जाएगी ना। मतलब कभी वोल्टमीटर करेक्ट रीडिंग देगा क्या? नहीं। नहीं। ये हम सॉल्व ही 0 करंट पर कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हमेशा कैसी रीडिंग देगा? ट्रू, एकदम। समझ आया क्या? यस सर। तो क्या पोटेंशियोमीटर और वोल्टमीटर में डिफरेंस सबको क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है। अब बात यह है कि पोटेंशियोमीटर बहुत ही अच्छा डिवाइस है और बहुत डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे काम में आता है। तो पहले ये समझ लेते हैं जो मैंने यहाँ पर बनाया। बताओ यहाँ तक समझ आया कि नहीं? पोटेंशियोमीटर जो यहाँ पर लिखा है सब देख लें एक बार।
प्राइमरी सर्किट ए टू बी, करंट निकालना समझ आया? यस सर। करंट से वायर का वोल्टेज और फिर उसका पोटेंशियल ग्रेडियंट। ओके ना यहाँ तक? यस सर। ठीक है, अब आते हैं सेकेंडरी सर्किट पे। तो सेकेंडरी सर्किट भी मैंने समझा दिया कि दो पॉइंट हम ऐसे घूमते हुए मिलेंगे, कौन से, पी और क्यू। जहां पे जरूरत पड़ेगी उसे कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो सपोज मुझे एक रेजिस्टर को मेजर करना था, तो हमने पी और क्यू को वहां कनेक्ट किया और गैल्वेनोमीटर की रीडिंग क्या ली, 0। तो हमारी नल पॉइंट की लेंथ आ जाएगी। समझा? क्लियर है या नहीं? हाँ सर। अब देखो इस फिगर में, ये एक बैटरी थी, R1 है, R2 है, R3 है। मुझे वोल्टेज निकालना था R2 के क्रॉस, तो मैंने अपने पी क्यू कहाँ कनेक्ट कर दी, R2 के क्रॉस। अब अच्छी बात यह है कि ये एकदम आइडियल रीडिंग देगा क्योंकि इस पे करंट बिल्कुल भी नहीं जा रही। ओके, तो मैंने यहाँ पर बार बार प्राइमरी सर्किट नहीं बनाऊंगा, मैं सिर्फ बोल दूंगा कि यहाँ पर कनेक्ट किया है। तो मान लेते हैं कि नल पॉइंट की लेंथ कितनी आई है, L। तो वोल्टेज क्या हो जाएगा, K इंटू L। क्लियर है ना यार सभी को? हाँ सर। ओके, और यहाँ पर ये चीज भी मैंने लिखा दी कि इनफाइनाइट बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, तो डेफिनेटली V2 में कुछ ना कुछ लेस रिजल्ट आएगा एक्चुअल से। क्लियर है या नहीं? हाँ सर। अच्छा, अब एक सबसे बड़ा यूज वोल्ट मीटर, पोटेंशियोमीटर का। सोचो एक बैटरी दी मैंने आपको, कितनी थी, 10 वोल्ट की। आपने इसमें क्या लगा दिया, एक वोल्ट मीटर। तो बताओ क्या वो वोल्ट मीटर 10 वोल्ट रीड करेगा या कुछ कम या ज्यादा, बताओ। अभी तो पूरा 10 वोल्ट ही करेगा। नहीं नहीं नहीं, ये आइडियल नहीं है। कोई भी रियल में कोई आइडियल होती है क्या, नहीं ना। तो डेफिनेटली उसके पास क्या होगा, एक रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस। तो अब बताओ क्या कभी वोल्टमीटर सही रीडिंग देगा क्या? नहीं सर। नहीं। 10 वोल्ट की है तो 10 से डेफिनेटली कम देगा। मतलब वोल्ट मीटर क्या कभी एक्चुअल ईएमएफ बता सकता है क्या बैटरी का? नहीं। नहीं, वोल्ट मीटर हमेशा क्या वोल्टेज बताता है, टर्मिनल वोल्टेज। क्लियर हुआ या नहीं? यस सर। अच्छा, अब लेकिन हम पोटेंशियोमीटर के थ्रू एक्चुअल बता सकते हैं। तो सोचो अगर मैंने इसके क्रॉस किसे कनेक्ट किया, वोल्ट मीटर को नहीं, किसे कनेक्ट किया, पोटेंशियोमीटर को। तो सोचना कि पोटेंशियोमीटर में हम सॉल्व ही क्या करते हैं, जीरो करंट। तो क्या करंट बैटरी से निकली या कहीं आर में यूज हुई क्या? नहीं सर। नहीं। तो इसका मतलब जो भी आंसर आएगा वो डायरेक्टली क्या आ जाएगा, बैटरी का। 10 वोल्ट। क्लियर है कि नहीं, पक्का? यस सर। ईएमएफ ऑफ बैटरी हम यूज कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो अगर आपने वोल्ट मीटर लिया तो डेफिनेटली लॉस होगा, बट हम यहाँ पर बैलेंस लेंथ देख रहे हैं तो कोई भी करंट नहीं जा रही, तो लॉस बिल्कुल भी नहीं हो रहा। तो बैटरी का वोल्टेज क्या लिख सकते हैं, K इंटू L। समझा ना? जबकि मैंने यहाँ पर बताया कि वोल्ट मीटर से जो रीडिंग आएगी वो E माइनस IR की आएगी। भाई क्लियर है ये लाइन सबको? यस सर। अच्छा, अब इस पे क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं यार बैटरीज को। कैसे? अलग अलग कर लो। मान लो एक बैटरी है E1 की, R1 रेजिस्टेंस की, और E2 की R2 रेजिस्टेंस की। तो क्या R1 R2 का कुछ फर्क पड़ता है क्या पोटेंशियोमीटर में? नहीं। नहीं। तो नल पॉइंट अगर इसका x1 है, इसका x2 है, तो क्या हो जाएगा, E1 इज इक्वल टू K इंटू x1 और E2 इज इक्वल टू K इंटू x2। तो हम कंपेयर कर सकते हैं ना, K हमें नहीं पता सपोज, तब भी हम रेशियो तो बता ही सकते हैं ना, E1 बाई E2 विल बी। X1 माइनस। क्लियर? अच्छा, सोचो अब दोनों बैटरीज को यूज कर लिया आपने, किसमें, सीरीज में, और नल पॉइंट आया x3। तो अब रेशियो में क्या यूज होगा, पोटेंशियल वहां पर। E1 प्लस E2। सबको समझ आया ना? यस सर। जब ये पॉइंट और ये पॉइंट के अबाउट नल पॉइंट देखेगा तो E1 प्लस E2 यूज होगा।
सोचो ये बैटरी फ्लिप कर दूं तो फिर ये क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, -E2। E1 माइनस E2। क्लियर है? अब सपोज क्वेश्चन में ऐसे दे दिया कि ये सेटअप है, एक बार हमने कनेक्ट किया किसे, ये पॉइंट ए बी सी, बी और सी के अबाउट बैलेंस लेंथ कितनी है 20 सेंटीमीटर, एंड ए एंड सी के अबाउट बैलेंस लेंथ कितनी है 80 सेंटीमीटर। तो बताओ फिर क्या रेशियो होगा वोल्टेज वगैरह का। तभी आइडिया समझ आ गया ना। बी एंड सी मतलब सिर्फ एक बैटरी, ए एंड सी दोनों का रिजल्ट। तो ये कंपैरिजन वाला वर्ड समझ में आया ना, कि कंपैरिजन मतलब कभी भी रेशियो पे आप डिवाइड कर सकते हो। ओके हाँ सर। ओके। अब एक लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या आप रिमेनिंग किसी इंस्ट्रूमेंट से आप इसका इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं फाइंड कर सकते हो। सोचो आपने वोल्ट मीटर लगा दिया, ठीक है, और अब आप क्या बोल रहे हो कि V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E माइनस आई आर। तो क्या निकाल सकते हैं उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, कर सकते हैं, लेकिन याद रखो कि ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अभी क्या है, एक इसका अपना R होगा ना, तो करंट निकाल पाओगे क्या अब? तो इसका मतलब ये है कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना है वो बड़ा ही कॉम्प्लेक्स है वोल्ट मीटर का यूज करके, लेकिन पोटेंशियोमीटर से काम बन जाएगा। कैसे समझना, सपोज एक बैटरी लगी थी और मैंने ऐसे पोटेंशियल मेजर किया, तो क्या वहां पर IR का लॉस हुआ? नहीं सर। नहीं, क्योंकि करंट ही नहीं जा रही तो IR लॉस ही नहीं होगा। तो R का तो कभी सिग्निफिकेंस मिलेगा ही नहीं अगर आपने बैटरी से डायरेक्ट कनेक्ट किया। तो क्या करते हैं, इस बैटरी से एक और एक्स्ट्रा लगा देते हैं, क्या R। माना यहाँ पर करंट नहीं जाएगी क्योंकि यहाँ पर तो जीरो करंट देख रहे हैं, लेकिन इस सर्किट में तो जा सकती है ना। हाँ सर। तो एक नॉन रेजिस्टेंस के थ्रू हम यहाँ पे लॉस दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे लॉस क्या आ जाएगा, E था माइनस IR, और अब I कितना हो जाएगा, E/R प्लस इंटू R। समझ आया कि नहीं? ये रीड होगा। तो पहली बार उसने क्या रीड किया था डायरेक्टली, E। पहली बार का वोल्टेज जो था रिलेटेड टू KX1 था, वो डायरेक्टली क्या था, E। लेकिन जो V2 है KX2 वो क्या है, वो E नहीं है, वो E क्या है, 1 माइनस R/R प्लस R। समझ आया भाई? यार हाँ पता है सर। ये दोनों चीजें समझ आ गई ना। ये वोल्टेज है अपना E, बट ये इस बार E से थोड़ा कम रीड करेगा क्योंकि मैंने एक रजिस्टर लगा दिया जिससे एक नया सर्किट बन गया और वहां पर लॉस होगा। अब दोनों को क्या करो, थोड़ा सा और सॉल्व करो। E R प्लस R से R कैंसिल, मतलब R/R प्लस R। दोनों को डिवाइड दे दो तो X1/X2 क्या आ जाएगा, R प्लस R/R। समझा कि नहीं? और हमें सॉल्व क्या करना है, R। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर दे, आ जाता है 1 माइनस X1/X2 अपॉन इंटू R। और ये आपको एज अ रिलेशन लर्न करके रखना है, क्योंकि एग्जाम में ऐसे स्टेप थोड़े करते रहोगे, पूछ लेगा इंटरनल रेजिस्टेंस बताओ। तो X1 कौन सी लेंथ है बताओ, जब ये वाला लगाया था या नहीं, नहीं लगा। नहीं लगाया था, और जब X2 लगा दिया, अच्छा तो X1 बड़ा होगा X2, यहाँ देख के बताओ X1 बड़ा होगा X2। कौन सा टाइम वोल्टेज ज्यादा था, पहले ना, हाँ मतलब X1 बड़ा है किससे, X2 से। ओके माय मिस्टेक यार, फिर ये उल्टा आएगा, क्या आएगा ये आएगा X2 माइनस X1, सॉरी X1 बाई
x2 -1 आएगा, ऐसे आएगा, समझा ना? हाँ तो ये था कि इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सिनेरियो था। तो मुझे लगता है यहाँ पर चीजें क्लियर हो गई। नंबर 1, विदाउट एनी रेजिस्टर हो जाएगा क्या, K इंटू L1, और एक नॉन रेजिस्टेंस यूज करके हमने क्या फाइंड किया, K इंटू L2, बट वो क्या होगा, E माइनस IR। दोनों को इक्वेट किया और दोनों को सॉल्व करके क्या फाइंड कर दिया, R। तो याद रखेंगे R की वैल्यू। अच्छा, L1 किसको बिलोंग कर रहा है, E को, और L2 किसको बिलोंग कर रहा है, वो जो टर्मिनल वोल्टेज बचा था, है ना? हाँ यस सर। तो कभी कभी क्वेश्चन में उल्टा दे देता है, ऐसे दे देता है कि एक 10 वोल्ट की बैटरी है, उसमें एक रेजिस्टर लगाने के बाद 50 ओम का उसका टर्मिनल वोल्टेज काउंट आता है 9 वोल्ट। तो बताओ इंटरनल रेजिस्टर कितना है, समझ गए ना? क्लियर? R इज इक्वल टू 10/9 -1 इंटू R। क्लियर है भाई सभी को? यस सर। तो डेफिनेटली पोटेंशियोमीटर समझ आ गया ना सबको, ऑल 4 यूजेस। सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या निकालना इंपॉर्टेंट है, के। तो पहले निकालना है आई प्राइमरी सर्किट की, क्या होगी, E बाई आर टोटल। फिर क्या निकालेंगे, बी ऑफ डब्ल्यू वायर, और फिर उसके बाद निकालेंगे क्या, ओके। यस सर। ठीक है, तो चले ये क्वेश्चन ट्राई करें, देखें। चले ये क्वेश्चन ट्राई करेंगे। पहले फर्स्ट पार्ट करें। लेट्स टेक 2 मिनट फॉर दिस क्वेश्चन। पहले फर्स्ट पार्ट करें, फिर सेकंड पे जाएंगे। ओके, एक और पॉइंट देखिए, मैं रियोस्टेट कैसे बनाता हूँ, इस तरीके से, एक साइड एरो करके। कुछ बुक्स में रियोस्टेट ऐसे भी बना देते हैं, ऐसा एरो यहाँ पर। क्लियर है ना? तो वो कंफ्यूज नहीं होना, उसको लेके सेम चीजें हैं।
बताएं यार, हो गया? करंट की वैल्यू बताएं कैसे लिखेंगे? प्राइमरी बैटरी कितनी है? 20 20 वोल्ट। रेजिस्टर देखें, 1 इंटरनल 1, 9 रियोस्टेट और वायर का 10 तो कितनी करंट आ गई? 1 एम्पियर 1 एम्पियर। अब निकालेंगे क्या वोल्टेज ऑफ वायर, कितना हुआ? आई इंटू, into 20 अरे 10 हाँ 10 sorry 10। तो वायर का वोल्टेज कितना है? 10 10 वोल्ट। अब वायर की लेंथ है 5 मीटर, तो इसका मतलब क्या होगा? पोटेंशियल ग्रेडियंट के विल बी 2 वोल्ट पर मीटर। अब देखो कितने किसी बैटरी का ईएमएफ बताना जिसका नल पॉइंट है 240 सेंटीमीटर। तो हमें तो मीटर में पता है ना, तो क्या रखेंगे फिर वोल्टेज? Point. वोल्टेज विल बी के इंटू एल, बट के किस में रखा है? पर मीटर में, तो इसे भी किस में रखना पड़ेगा? meter. मीटर में मीटर में। 2.4। तो क्या आंसर आ गया? वो कितने वोल्ट की बैटरी है? 4.8 समझा कि नहीं यार सबको? हाँ सर Number 2, find the internal resistance of battery whose null point is this, and while connected with the 20 ohm resistor the null point is 150। तो क्लियर हो गया ना एकदम? क्या था इंटरनल रेजिस्टेंस? पूरा थोड़े सॉल्व करते रहेंगे, डायरेक्ट करेंगे ना। यस सर R इज इक्वल टू R, फिर क्या? पहले L2, सॉरी L1 180 बाई 150 150 माइनस 1, तो क्या आ जाएगा? 30 बाई 150 मतलब 1 बाई 5। 4 कितना हो गया? 4 ओम है इंटरनल रेजिस्टेंस। पता है सिंपल था या नहीं? हाँ सर ठीक है, तो इस तरीके से था हमारा पोटेंशियोमीटर, जिसमें ये रेजिस्टेंस वाला काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब थोड़ी थोड़ी बातें इसको लेके थ्योरेटिकल वगैरह, तो वो सारी चीजें हम देख लेंगे। तो यहाँ से जो हमारे इंस्ट्रूमेंट की कैटेगरी है वो कंप्लीट होती है। अब एक बार हम थोड़ा सा बोर्ड्स की बुक को भी 1 मिनट रिव्यू कर लेते हैं ना, तो आपको आइडिया थोड़ा सा लगेगा कि क्या चल रहा है, क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं, है ना। चलो वापस आ जाते हैं। बोर्ड का आपका सबसे छोटा चैप्टर कौन सा है? यही। बोर्ड्स में आपका सबसे छोटा चैप्टर यही है, क्योंकि सिर्फ 2 ही चीजें हैं। नंबर 1 किरचॉफ्स लॉ, तो देखें सबसे पहले क्या है किरचॉफ लॉ। उसमें पहला है फर्स्ट लॉ, दूसरा सेकंड लॉ, वोल्टेज लॉ। बताए दोनों चीजें समझाई है या नहीं? अरे ये फर्स्ट लॉ पे करंट वगैरह ये सब लिखना समझ आया ना? हाँ सर ठीक है। वोल्टेज लॉ पे लूप में लिखना, इक्वेशन बना के समझाया ना? यस सर ठीक है, नोडल से डायरेक्ट भी करना हमें आ गया। तो ये मैंने काफी चीजों से बता दिया। ये चीज मैंने आपको 3 तरीके से बताई, एक नोडल से, एक तो किरचॉफ लॉ से, दूसरा नोडल से, और तीसरा बिकॉज ये 2 बैटरी ऐसे हैं तो उनका पैरेलल लिख के, इक्विवेलेंट लिख के भी आपको समझा दिया। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे ना बोर्ड्स की बुक में से? यस सर ठीक है, फिर है हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज, समझा दिया या नहीं हमने? हाँ सर ठीक है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज समझा दिया है। अब हाँ, एक चीज और बोर्ड्स में आपके ये है कि बोर्ड्स के बुक में व्हीटस्टोन ब्रिज में किरचॉफ लॉ लगाता है। क्या लगाता है यहाँ पर? किरचॉफ लॉ। और बताता है, क्या बताता है कि वो इक्वेशन सॉल्व नहीं होंगी क्योंकि इक्वेशन इतनी है नहीं। तो उसमें ये कंडीशन रख दी जाती है कि अगर IG की वैल्यू क्या ले लें, 0, तो ये रेशियो आ जाता है। ठीक है ना? तो प्रूव करने को आता है कि एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज एंड बैलेंस्ड व्हीटस्टोन। तो अगर ये 1 नंबर या 1.5 मार्क का है तो क्या प्रूफ लिखना होता है क्या? नहीं, सिर्फ क्या लिखना है? रिजल्ट। अगर IG 0 हो जाएगी तो रेशियो मेंटेन रहेगा, समझा ना बैलेंस? यस सर और अगर ये 3 मार्क में आया है
तब आपको इसमें फिर दोनों रूप में क्या लिखनी पड़ेगी, किरचॉफ लिखने पड़ेगी, और दो इक्वेशन बनाकर वहां पर प्रूव करेंगे कि IG अगर 0 रखा तो फिर ये रेशियो आ जाता है। ओके, समझा? यस सर। ठीक है, तो मुझे लगता है कि क्लियर है, कर लेंगे ये आप लोग। तो पहले एक लूप में लिखा और ये एक दूसरे लूप में लिखा, काम बन गया। तो व्हीटस्टोन ओके हो गया। इसके बाद है मीटर ब्रिज। बताओ मीटर ब्रिज समझ आया कि नहीं? Yes, sir. ठीक है, एक बार रीडिंग कर देंगे। इन्होंने L1 और वो जो 100 माइनस L है उसे क्या क्या नाम दे दिया है, LX और LR। तो टेंशन नहीं लेना, आप ऐसे ही थोड़ा सा लिख देंगे आप लोग सोल्यूशन में, समझा ना? जिसे मैंने इसे R और इसे S लिखा था, इन्होंने फ्लिप किया है, इस तरफ अननोन डाला है और इधर रेजिस्टेंस बॉक्स लगाया है। ओके, तो वो यस सर। समझ गए ना, रेशियो लिखना उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, वो अकॉर्डिंगली आप लिख देंगे। फिर क्वेश्चन वगैरह कर ही लेंगे। अच्छा चलो क्वेश्चन कर लेते हैं, चलो अच्छा ये क्वेश्चन करो, 9.5 सॉल्व करें सब लोग, चलें। फिगर देखें, फिगर की भी जरूरत है। ये है फिगर, इधर पे 2 है और इधर पे 3 है। ओके ना? Calculate the current through the cell when the bridge is balanced and the specific resistance of the material भी calculate करना है। Given the resistance of the bridge wire is 1.49 ohm and diameter भी दिया हुआ है। ओके, और बैटरी कितनी है, 2 वोल्ट की। तो क्या करेंगे, पहले तो हमें करंट निकालनी है सर्किट की। सर्किट की करंट मतलब बात खत्म। यहाँ पर आएगा क्या कुछ वोल्टेज? नहीं। तो ये कितना हुआ, 2 + 3 हुआ 5, और ये पूरी वायर कितनी है, 1.49। दोनों का पैरेलल सॉल्व करके क्या निकाल देंगे, करंट। 2 वोल्ट बाई R इक्विवेलेंट लिख देंगे, क्या आ जाएगी, करंट। करंट आ गया कि नहीं? Yes. अच्छा करंट आ गया। अब क्या पूछ रहा था, करंट थ्रू द सेल एंड द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल। तो मुझे पता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू क्या होगा, रो L बाई L पता है, मीटर ब्रिज है, A गिवन है, R गिवन है, रो भी आ गया ना। तो बेसिकली ये मीटर ब्रिज नाम दे दिया है, मीटर ब्रिज का बैलेंस लेंथ वगैरह वाला कुछ यूज किया क्या इसमें? No. नहीं, ये सिंपल व्हीटस्टोन सॉल्व करवा रहा है, पता नहीं क्या बुक है क्या दे देता है। चले अब आते हैं यहाँ पर, ये दो चीजें याद रखनी होती हैं आपको बोर्ड्स के लिए। आपको 1 मार्क का क्वेश्चन इस पे आता है। नंबर 1, क्या एरर हो सकती है मीटर ब्रिज में? रीड करें पहली एरर। ओके है? Yes. नंबर 2 किस चीज को बिलोंग करती है? And correct. एंड करेक्शन को। थर्ड, ये तो सिली मिस्टेक क्या बोलो, ये तो पर्सनल एरर हो गई, समझा ना? अब आप रीड ही नहीं सही से कर रहे हो एल, तो फिर क्या कर सकते हैं? सपोज यहाँ पर जॉकी लगा है और यहाँ पर रीडिंग है, अब आप इसे ही ना सही से रीड करोगे तो फिर तो बात ही खत्म है ना। बट आपको बोर्ड्स के लिए यही सारी चीजें देखनी होती हैं कि कुछ सिली पॉइंट्स आपको लिखने आने चाहिए। ओके, Yes. चले एरर कम करने के लिए क्या करते हैं। नंबर 1, ओके, Yes. नंबर 2 कि अगर कुछ करेक्शन की प्रॉब्लम हुई होगी तो
एक्सपेरिमेंट रिवर्स करके चेक कर लेते हैं, जिससे सच में वो स्विच हो रही हैं कि या नहीं। अगर कुछ एंड करेक्शन वगैरह होगा तो वहां से स्विच करने से पता चल जाता है कि एंड करेक्शन लेफ्ट में या राइट में। आइडिया समझा कि नहीं ये सेकंड पॉइंट का? यस सर। थर्ड, ऐसा क्यों करते हैं? थर्ड पॉइंट, जॉकी को ऐसे उठा के थोड़ा सा मतलब प्रॉपर सेट करते, ज्यादा स्लाइड नहीं कराते वायर में। कोई बताएगा? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन से होगा क्या, वो तो सब पता ही है कि फ्रिक्शन है। दिक्कत क्या है? क्या दिक्कत है? अरे भाई बहुत कॉमन सेंस वाली बात है। दो वायर अगर फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा तो उसका क्रॉस सेक्शन खराब होने लगेगा ना। और यूजुअली जॉकी कहाँ पे यूज होता है? मिडिल सेक्शन में। इसका मतलब वायर मिडिल में थिन होने लग जाएगी। हाँ सर। क्लियर? तो अब यार इनका क्या कर सकते हैं? देखो यार मैंने समझा भी दिया, बता भी दिया। अब यार याद नहीं रखोगे तो कुछ अल्टरनेट है नहीं यार इसका। ठीक है ना? तो बस इन्हें याद रखो, वही बेस्ट अल्टरनेट है। ओके, ठीक है। Yes, sir. एप्लीकेशन अभी बताया ही है, अननोन रेजिस्टेंस के लिए काम में आता है। ओके, व्हीटस्टोन ब्रिज में एक और ये पॉइंट एप्लीकेशन याद रखेंगे कि किस काम में आता है ये। वो जो गैल्वेनोमीटर लगा है ना यहाँ पर, हम उसका भी क्या निकाल सकते हैं यहाँ से? Register. रेजिस्टेंस। तो ये मैंने नहीं बताया आपको कि कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि उस पर ऐसा कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन बोर्ड्स में है। तो केल्विन ने बताया था ये चीज। तो केल्विन्स मेथड आता है बोर्ड में। किस काम में आता है केल्विन्स मेथड बताओ? Galvanometer का register. गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए काम में आता है। फिर ये जो कैपेसिटेंस है, इंडक्टेंस, इम्पीडेंस, ये सब आगे एसी सर्किट में इनको यूज करके वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, तो वहां पे मैं बताऊंगा कि कैपेसिटर का जो रेजिस्टेंस होता है इंडक्टर का, उनको बोलते हैं इम्पीडेंस। चले केल्विन मेथड समझ लेते हैं यार, ये केल्विन मेथड समझ लेते हैं और ये बोर्ड्स में इंपॉर्टेंट है। बोर्ड्स में साफ साफ पूछा जाता है, एक्सप्लेन द केल्विन्स मेथड टू मेजर द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। ओके है? Yes. ठीक है, तो अब करते क्या है, गैल्वेनोमीटर का अगर रेजिस्टेंस लगाना है तो ये फिगर आपको वहां बनाना होता है। 3 मार्क के लिए आता है हमेशा ये, प्लस थोड़ा सा एक क्वेश्चन रहता है छोटा सा लास्ट में। नंबर 1 देखें, अननोन रेजिस्टेंस की जगह पर क्या लगा देते हैं? Galvanometer. गैल्वेनोमीटर। तो अब प्रॉब्लम ये है कि फिर यहाँ पर जो जॉकी लगाएंगे, क्या वहां पर अब जीरो करंट रीड कर पाओगे क्या? No, sir. नहीं कर पाएंगे ना? तो फिर इसका मतलब कैसे पता चलेगा, कैसे जज करेंगे? क्योंकि यहाँ पर आप बैलेंस्ड व्हीटस्टोन बना सकते हो क्या देखकर? आप मेरा क्वेश्चन समझ रहे हो? जब यहाँ पर गैल्वेनोमीटर ही नहीं है तो क्या जीरो करंट स्टैब्लिश कर पाओगे क्या? No, sir. नहीं, तो बैलेंस्ड आप कर ही नहीं सकते हो। तो क्या किया जाता है, एक बार यहाँ पर गैल्वेनोमीटर रखा जाता है और गैल्वेनोमीटर की करंट रीड की जाती है किसी बीच में मिडिल वैल्यू पर इसे फिक्स करके। तो इसकी लेंथ कहाँ से कहाँ तक? 33 से 36 की 66 के बीच में कोई भी एक लेंथ आप फिक्स कर लो पहले। पहला पॉइंट समझा? Yes, sir. ठीक है, तो इसका वर्किंग देखेंगे। सबसे पहले क्या करना है कि गैल्वेनोमीटर को कहाँ पर सेट करना है?
अननोन रेजिस्टेंस में। ठीक है, फिर क्या करना है कि आपको ये जो पॉइंट है डी, किनके बीच में ज्वाइन करना है? 33 and 66. 33 एंड 66 के बीच में। अब होगा क्या कि जब आप इस रेंज में जा रहे होंगे, जब इस रेंज में जा रहे होंगे तो देखो इधर का आर चेंज होता जाएगा ना जैसे ही आप आगे जाते जाओगे। यार पॉइंट समझ आ रहा है? जब आप आगे की तरफ जाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या होता जाएगा आपका? बढ़ता जाएगा ना इधर का रेजिस्टेंस। Yes, sir. तो मतलब पोटेंशियल क्या होगा इधर का? मतलब ज्यादा ड्रॉप होगा, मतलब टॉप वाला पॉइंट क्या होगा? हायर पोटेंशियल पर होगा। तो इसका मतलब इस पे करंट क्या होना स्टार्ट कर देगी? Increase. इंक्रीज करना स्टार्ट कर देगी। तो हम इस तरीके से एडजस्ट करते हैं कि अगर हमारा ये गैल्वेनोमीटर है तो हम उसकी 1/3 रेंज पे एडजस्ट करते हैं, सॉरी 2/3 रेंज पे। किस पे? 2/3 रेंज पे। तो इसको इस तरीके से स्लाइड किया जाता है कि ये इन दोनों के बीच में रहे और मैक्सिमम रीडिंग कहाँ तक आपको मिल जाए? 2/3 तक। क्लियर? Yes. ओके। आप क्या करते हैं अभी? रियोस्टेट की वैल्यू चेंज करते हैं। ठीक है, रियोस्टेट की वैल्यू इस तरीके से चेंज करते हैं कि किसी एक फिक्स पॉइंट के लिए ये गैल्वेनोमीटर में करंट चेंज होना बंद हो जाए। मतलब गैल्वेनोमीटर में करंट चेंज होना बंद हो गई, इसका मतलब इस वायर पे जो करंट जा रही थी वो इनडायरेक्टली क्या हो गई है? अब जाना बंद हो गई है। तो मतलब हम डायरेक्ट जीरो करंट नहीं देख सकते हैं, तो हम किसके थ्रू जीरो करंट देखते हैं? रियोस्टेट के थ्रू। रियोस्टेट को बैलेंस करते हैं ताकि इसका डिफ्लेक्शन ना हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको एक बार करंट मिली और एक बार एक दूसरे रेजिस्टर पर भी सेम करंट मिलेगी। इसका मतलब आप वो दोनों सर्किट को क्या कर सकते हो? इक्वेट कर सकते हो। तो वो दोनों बैलेंस लेंथ को इक्वेट करके क्या फाइंड किया जाता है? गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इसमें जो स्टेप्स हैं वो आपको पूरे माइंड में रखने रहेंगे कि क्या पॉइंट पे एडजस्ट करते हैं। अब कैलकुलेशन इसका वही है जो रेगुलर रहेगा, जो भी बैलेंस लेंथ आ जाती है उससे क्या कर लेना है आपको? रेशियो मैच कर लेना है। ओके, नेक्स्ट देखें, बुक में आपके बना दिया, पोस्ट ऑफिस बॉक्स का फिगर बना दिया हुआ है। फिगर दिखा? Yes. ठीक है, पोस्ट ऑफिस बॉक्स ऐसा कुछ बोर्ड्स में बना दिया, बट पहले कभी पूछा नहीं गया है आपका। इससे पहले कभी किसी पेपर में पोस्ट ऑफिस बॉक्स पूछा नहीं गया है। पता नहीं बॉक्स में यहाँ पर क्यों बना दिया। तो ठीक है, एक बार इसे भी रीड कर लें आप लोग। पोस्ट ऑफिस बॉक्स में आइडिया एकदम सिमिलर है, व्हीटस्टोन ब्रिज पर ही बेस्ड है। यहाँ पर हम क्या निकालते हैं? रेशियो के थ्रू उसका एक अननोन रेजिस्टेंस। ठीक है, और उस अननोन रेजिस्टेंस से हमें रेजिस्टिविटी वगैरह उसका पता होता है, वहां से निकालते हैं कि कितनी लेंथ यूज हुई है उस वायर की। ठीक है ना, R इज इक्वल टू रो L बाई ए से निकालते हैं कि जितना रेजिस्टेंस हमें उस वायर का मिला है उससे उसकी रो हमें पता है, क्या पता चल जाता है? लेंथ कितनी होनी चाहिए। इस तरीके से पोस्ट ऑफिस में यूज करते थे कि इतनी लेंथ के बाद वायर में कट है या कुछ ब्रेकेज है। ओके, Yes. व्हीटस्टोन ब्रिज फॉर स्ट्रेन मेजरमेंट। स्ट्रेन वर्ड याद है? कहां पर सुना है? Elastic. Elasticity. इलास्टिसिटी में, मतलब डिफॉर्मेशन चेक करने के लिए काम आता है स्ट्रेन।
तो उसमें स्ट्रेन रॉसेट यूज किया जाता है। वहां पे क्या होता है, एक सर्किट होता है जो इलांगेशन देख के बताता है कि उसमें स्ट्रेन कितना आएगा। ठीक, ये भी आपके सिलेबस में ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, तो इसमें कुछ भी इसमें पॉइंट करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ये क्या है कि इलेक्ट्रिकल सेटअप है जिसमें स्ट्रेन वगैरह मेजरमेंट करते हैं। जैसे एक बीम होती है ना, तो बीम में ऐसे छोटे छोटे से स्ट्रिकर्स लगा दिए जाते हैं और उनको कनेक्ट किया जाता है बैटरी से। क्लियर? तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस चेंज होता है उससे क्या पता चलती है कि उस सर्किट की करंट वगैरह कितना चेंज है, और उसमें वो इंस्ट्रूमेंट बताता है कि इस रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग इसमें कितना ज्यादा स्ट्रेन पड़ रहा है जिस सेक्शन में उसे कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, तो वो हमारा कुछ पार्ट नहीं है उसमें कि उसके अंदर क्या मैकेनिज्म है, क्या रहता है। पोटेंशियोमीटर में पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल, अच्छा आपके बुक में ये जो 5 मीटर की वायर है वो इस तरफ बनाई हुई है उसने, तो आप थोड़ा सा फिगर इस अकॉर्डिंग ही बनाएंगे। मैंने फिगर कैसे बनाया है, ये वायर्स है सारी और यहाँ पर बैटरी वगैरह लगाई है। आपके इसमें बैटरी कहाँ लगाई है, यहाँ साइड में। ठीक है ना ये? Yes. तो आपको इस तरीके से ही समझ लेना है। फिगर क्लियर है कि नहीं? फिगर आप वही वाला बनाए जो आपकी बुक में बना रहता है। तो बैटरी वगैरह को लेफ्ट तरफ, ये बाकी अपनी वायर है, और वो जो सेकेंडरी सर्किट है वो उसने ऊपर बना दिया है। तो नंबर 1 यूज ऑफ पोटेंशियोमीटर में क्या यूज बता रहे हैं यहाँ पर? पहला, कंपेयरिंग द ईएमएफ ऑफ सेल। तो मुझे लगता है वो ऑलरेडी समझ में आ गया ना। Yes. उसके बाद ये भी बता दिया कि अगर डबल डबल एक साथ में यूज कर रहे हैं तो उससे भी कंपेयर कर सकते हैं। ये ओके, मुझे लगता है इसमें कोई दिक्कत नहीं है। डबल ऐड किया तो उससे E1 E2 का रेशियो क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं E1 E2 का रेशियो। ठीक है ना? हाँ। हाँ, एक बार सेम पोलैरिटी पे देख ही लें तो एक बार अपोजिट पर क्रॉस मल्टीप्लाई करके E1 E2 का रेशियो। ये भी समझा दिया इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं। सर्किट आप ध्यान दो, मैंने नीचे बनाए हुए हैं सर्किट में, आपके बुक्स में ऊपर बने हुए हैं, तो आप इसी अकॉर्डिंग का फिगर ट्राई करेंगे। ठीक है ना? Yes. तो इस तरीके से है यार, सारे पॉइंट्स हैं। आप लोग एक बार बोर्ड्स की बुक भी रीड कर लो। बाकी अभी बोर्ड्स का टेंशन नहीं लेना, बोर्ड्स का एक बार सेपरेट लेक्चर्स होंगे, पूरे बोर्ड्स के सेपरेट होंगे। मैं सिर्फ यहाँ पर आपको आइडिया दे रहा था कि इंस्ट्रूमेंट वगैरह भी आपके जो है बोर्ड्स में है सारे, तो आप एक बार अच्छे से इनको प्रैक्टिस कर लेंगे, और शीट में क्वेश्चंस है तो शीट सॉल्व कर लेंगे। ये संडे वाला टेस्ट में पूरा चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी का आएगा। ठीक है, ध्यान देंगे इस चीज को। पूरा चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी का आएगा, ऑल्दो नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या रहेंगे, कम रहेंगे इस वाले सेक्शन से। ठीक है? Yes, sir. ठीक है, फिर आज के लिए इतना काफी है। हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन शीट डिस्कशन करेंगे, तो जल्दी से शीट कंप्लीट कर लेंगे तो आपको डेफिनेटली अच्छा स्कोर रहेगा। चलो फिर, टेक केयर गाइस। हाँ, बाय बाय। Bye, Bye, sir. sir. बाय बाय। Bye.